नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय द्वीप समूह। वैसे तो मैंने आपको ये पहले पढ़ा दिया था आपका ये पार्ट, लेकिन उसमें क्या था कि मैं अकेला टीम में हूँ, तो इस कारण मुझे पता नहीं चलता कि आवाज किस प्रकार की आ रही है, कि आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो कुछ साथियों के कमेंट आए थे कि आवाज साफ नहीं आ रही या फिर आवाज आ ही नहीं रही इस पार्ट में, इसलिए मैं ये पार्ट आपको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैंने आपसे कह रखा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े आप प्लेलिस्ट में से पढ़िए। अब मान लीजिए कि उस वीडियो में आवाज नहीं थी पहले वाले में, अब मैं क्या करूंगा, उस वीडियो को प्लेलिस्ट से रिमूव कर दूंगा और उसकी जगह ये वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या आती वीडियो देखते समय, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आप उसको वीडियो आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसा बना है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है भारतीय द्वीप समूह। आप द्वीप समूह से आप समझ गए होंगे, द्वीप का मतलब क्या होता है कि वो क्षेत्र जो क्या हो, जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हो। लेकिन यहाँ पे आपको बात समझना होगा, एक होता है आपका महाद्वीप और एक होता है आपका अकेला द्वीप। अगर जमीन का बहुत बड़ा खंड, एक बहुत बड़ा टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, तो उसको हम बोलेंगे महाद्वीप। जैसे आपके सारे महाद्वीप है ना, आपका यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे आपका यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, आपका अंटार्कटिका, ये सारे के सारे आपके क्या है, पानी से घिरे हैं। लेकिन इनका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इनको महाद्वीप कहा गया है। लेकिन आपके भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जो चारों तरफ से पानी से घिरे हैं, उनको हम बोलते हैं द्वीप। अब हम बात करेंगे भारतीय द्वीप समूह। अब छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं तो द्वीपों के क्या है, समूह है, इसलिए इनको बोला गया भारतीय द्वीप समूह। जो भारत के अधिकार क्षेत्र में, उनकी बात हम करेंगे। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के समूह को भारतीय द्वीप समूह कहते हैं, क्योंकि ये भारत के हैं भी। ठीक है, अब आपने भारत का मैप, मैंने आपको कई बार आपको याद हो गया अब तो, कि यहाँ तो आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे आपका अरब सागर है और यहाँ पे आपका हिंद महासागर है, आपको पता है। अब इसमें जो द्वीप है ना, तो उनको क्या कहा जाता है कि भारतीय द्वीप समूह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय भू अधिकार का क्षेत्र है, इन पे भारतीयों का अधिकार है, भारत देश का अधिकार है, मतलब आपका और हमारा अधिकार है। चीजें क्लियर आपकी यहाँ तक? तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी यहाँ से 24 नॉटिकल माइल होती है ना, एक तो होती है आपकी 12 करके, यहाँ पे तक तो समुद्री जो सीमा होती है ना, यहाँ से तो आपका पूरा पूरा अधिकार होता है। 24 में आप कुछ रिसर्च वगैरह कर सकते हैं और 100 में आप का जो संसाधन है उस पे अधिकार होता है। ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि द्वीप क्या होते हैं, भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं। अब हमें देखना, हमने ये पढ़ तो लिया कि जो आपके बंगाल की खाड़ी में है, आपके हिंद महासागर में है और अरब सागर में वे भारत के द्वीप हैं। अब उनके नाम क्या क्या है, वो कौन कौन से द्वीप है, वे हमें पढ़ना है। अब तक हमें इतना समझ में आया है कि महाद्वीप क्या होते हैं और आपके द्वीप क्या होते हैं, और ये भारतीय द्वीप समूह मतलब किनकी बात ये कर रहा है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह है भी, मतलब कि भारत में ना सिर्फ दो ही द्वीप, द्वीप तो बहुत सारे हैं, द्वीपों के जो समूह है वो आपके प्रमुख दो ही हैं। और वो आपके कौन कौन से हैं जो आपको याद करने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आज ये भारत में, भारत की सीमाओं पे आ गई। यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे आपका अरब सागर में कौन सा है? आपका लक्षद्वीप है। वैसे तो यहाँ पर भी है ऊपर आपका, जहाँ ये गुजरात के नीचे ना, यहाँ पे आपका दमन और दीप और दादर नगर हवेली, वे भी द्वीप यहाँ पे। लेकिन प्रमुख जो आपके बड़े द्वीप समूह है, द्वीप समूह की बात कर रहा हूँ, द्वीपों के समूह की, वो आपका अरब सागर में है लक्षद्वीप। ठीक है, और आपका अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में आपके लेवल से यही पूछा जाएगा। तो चलिए, अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इन द्वीपों में अनेक अद्वितीय, मतलब स्पेशल, खास प्रकार के वन्य जीव, समुद्र के तट हैं आपके, ठीक है, जिनको पुलिन बोला जाता है, प्रवाल भित्तियां हैं, ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रवाल भित्तियां मतलब कि जो आपका प्रवाल एक मूंगा समुद्री जीव होता है, जब वो
मर जाता है कि वो बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं, बहुत अधिक संख्या में, जब वो मर जाते हैं ना तो उनके कंकाल किसी कारणवश एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें धूल मिट्टी जमा होके वो क्या है, एक चबूतरा प्लेटफॉर्म बना देते हैं समुद्र में। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रवाल द्वीप भी बोलते हैं। हम देखेंगे कौन सा प्रवाल द्वीप है। भी ज्वालामुखी तो आपको पता होगा कि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा न लावा वो बाहर निकल आता है, तो उसके कारण क्या धीरे धीरे वो ठंडा होता है, तो वो द्वीप क्या है, ज्वालामुखी से बनता है। कई प्राचीन जनजातियों ने हजारों वर्ष पूर्व इन द्वीपों को अपना आवास बनाया था, मतलब कि बहुत सारी जो प्राचीन जनजातियां वो हजारों वर्षों से यहाँ पर रहती आ रही हैं। चीजें क्लियर आपकी? ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब देखिए भी लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह द्वीपों का समूह जो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। भी अब ये स्थित कहां पर है? अब आप कहेंगे सर भारत का मैप, ये मैप याद रखा करो। मैं मैप बार बार इसलिए बना क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए। केरल का मालाबार तट ये है। भी ऊपर आपका सह्याद्री कोंकण तट आ जाएगा, ये आपका केरल है ना। केरल का जो समुद्री तट है आपका, केरल थोड़ा सा हिसाब करना इसका लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो तट है उसको मालाबार तट बोलते हैं, और ये आपका इसके नजदीक है आपका यहाँ पर। आपको पता है लक्षद्वीप अरब सागर में है, किसके नजदीक है आपका? मालाबार तट, केरल वाले के भी। ठीक है, अरब सागर के पास तो स्थित है। यह मूंगे से बने 36 करोड़ द्वीपों का समूह है। भी ये क्या है कि मूंगे से बने 36 बड़े द्वीपों का समूह है। भी इसमें कितने द्वीप हैं सर? इसमें कितने द्वीप है? इसमें 36 द्वीप है। भी हाँ, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। शायद जो मैंने आपको उसकी जो हाइट थी, ऊपर हमने पाठ में पढ़ा था कि आपकी जो हाइट, 1 मिनट में देख लेता हूँ किसके बारे में वो कमेंट था। भी ताकि एक कमेंट आया था तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ एक बार। 1 मिनट रुकिए श्रीमान जी। यहीं पे था, 1 मिनट रुकिए। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैंने आपको कुछ एक, हाँ जी, वो था आपका कि जो आपकी माउंट आबू की हाइट थी ना, वो मैंने शायद गलती से 1700 आपको 12 बोल दी, लेकिन वो कितनी थी? 1722 थी। तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि कई बार आपकी जीभ फिसल जाती। ठीक है, कई बार ध्यान रहता है कि हम पढ़ रहे हो रहे हैं और बोल कुछ छोड़ जाते हैं, तो इस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आप क्या कर दिए कि जो माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी, जो रावली पर्वत की, वो आपकी गुरु शिखर है और उसकी हाइट 1722 मीटर। क्लियर हो जाएगा यार? अब आपको याद भी रहेगा कि सर ने ऐसे बोला था। वैसे जरूरी नहीं कि आपसे ऐसे ऑप्शन नहीं देगा कि 1722, 1721, 1710, वो उसके आसपास ही आपका 20 आ जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेट हाइट आपके एनसीईआरटी में ये दे रखी है। चीजें क्लियर आपकी? अब देखिए भी, तो कितने द्वीप बने हैं वहां पे? 36 द्वीप हैं आपके। सभी द्वीपों पर मानव का निवास नहीं, मतलब ये 36 द्वीप है ना, पानी के बीच में छोटे छोटे क्षेत्र हैं, तो इन सभी पे मानव नहीं रहता है। ठीक है, भारत का एक विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र पर नियंत्रण है, जिससे उसे मछली पकड़ने, संसाधनों की खोज और पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है। कहता है कि जो भारत का ना एक विस्तृत समुद्री जल क्षेत्र, मतलब कि जैसे ये देखिए भारत का यहाँ पे आपका अरब सागर या बंगाल की खाड़ी हो गई, और यहाँ पे आपकी हिंद महासागर हो गया। तो भारत का एक बहुत बड़े जो समुद्री क्षेत्र है ना, उस पे अधिकार है, और उस क्षेत्र से भारत क्या है, मछली पकड़ सकता है। आपके संसाधनों की खोज, मतलब पेट्रोलियम, कोयला वगैरह ये मिलता है, तो वो ले निकाल सकता है वहां से। पर्यावरण संरक्षण का भी अवसर मिलता है, मतलब पर्यावरण को बचाने का। कितने द्वीप आपके लक्षद्वीप में? 36 द्वीप है, सभी पे मानव का निवास नहीं है भी। ठीक है, और ये ध्यान से देखिए भैया, आपको मैंने बताया ना कि ये द्वीप किससे बने हैं? मूंगे से बने, कोरल से भी। इनको प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवाल द्वीप। क्यों कहा जाता है इनको प्रवाल द्वीप या फिर कोरल द्वीप? मूंगा द्वीप क्योंकि एक जीव है, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके कंकाल एक जगह इकट्ठे हो गए, और आपके लाखों करोड़ों वर्षों में क्या धीरे धीरे वहां पे मिट्टी भी जमा हो गई उनमें, और उन्होंने क्या कर दिया, एक स्थान बना दिया। आप क्या कर लीजिए, एक आपकी थाली वगैरह में पानी लीजिए, और धीरे धीरे क्या करिए, इसमें चाहे बेशक आप थोड़े से तिनके डालते जाइए और धीरे धीरे रेत डालते जाइए, तो क्या होगा,
वहां पे एक आपकी आकृति बन जाएगी, स्थल बन जाएगी, मिट्टी धीरे-धीरे ऊपर आती जाएगी और पानी के बीच में आकृति बनेगी, उसी प्रकार ये बने हैं अभी। मेन रोल इसमें क्या है कि मिट्टी फँसेगी इसमें, मिट्टी फँसी आपकी मूंगे के जो आपके कंकाल थे ना, इसमें इसलिए इनको कोरल द्वीप कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है इससे भी, ठीक है? अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। अब मुझे बता दीजिए ये कहाँ पर है? श्रीमान जी ये कहाँ पर है? ये आपके बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। इस द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे बड़े ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप सम्मिलित है। ठीक है, इसमें कितने? 500 से अधिक। और लक्षद्वीप वाले में कितने थे? 36 द्वीप, 36 संख्या है, आप याद रखना, जिनमें दो अलग अलग द्वीप समूह में विभाजित किया गया है। अभी अब देखिए इसमें भी दो को ना विभाजित किया गया है कि आपने कहा कि सर आपने दो बता दिया, ये आपके लक्षद्वीप द्वीप समूह हो गए, कितने हो गए? 36 हो गए। किससे बने हैं? मूंगे से बने। इतनी बात आपके लिए काफी है। तो ये जो आपके है ना, ये आपके दो द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार हैं, तो ये एक तो अंडमान द्वीप समूह है और दूसरा है निकोबार द्वीप समूह। किस प्रकार से? ये आपका अंडमान हो गया और ये निकोबार द्वीप समूह है। इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी भौगोलिक स्थिति मतलब जिस स्थान पर ये है वो क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह में परवाल भित्ति भी, तो ये देखिए आपकी क्या है? ये परवाल भित्तियां हैं भी, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह में परवाल भित्ति ये आपको दिखा रखी है भी। चीजें आपको क्लियर हो रही है? एक एक लाइन बिल्कुल आराम से समझाता हुआ चलूंगा। और हाँ, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, हर क्लास का हर विषय, आप टेंशन मत लो। थोड़ी सी मेरे पास टाइम की कमी है, बस आप इतनी गुजारिश है कि आप मुझे समय दें और मैं आपका इस जो भी क्लास मैंने कही है तो इस साल में कंप्लीट मैं करवा दूंगा। अब आपसे एक लाइन आई थी कि जो अंडमान निकोबार है उसकी भौगोलिक स्थिति भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे अंडमान निकोबार है ना, तो जो आपके ऊपर से चीन चाइना वगैरह है इस साइड आपके, ठीक है, इस साइड से क्या है एक समुद्री रास्ता है, इस पे निगाह रखने के लिए मतलब यहाँ से कौन जहाज गुजर रहा, समुद्री जहाज किस प्रकार की नौकाएं हैं, उसके लिए यहाँ पे चौकियां बनाई गई हैं। क्या है? चौकियां बनाई गई है। अंडमान द्वीप समूह के पास भारतीय नौसेना एक तैरती हुई गोदी, एक छोटा सा पतन, तो ये आपका पतन जहाज है भी। यहाँ पे मान लो कि आपके गांव शहर जितना होगा ये पूरा जहाज एक भी। ये द्वीप समूह भारत की निगरानी चौकियों की तरह है भी। निगरानी चौकियां मतलब कि ये मान लीजिए कि कहीं पे हम क्या, जैसे आपने पुलिस चौकी नहीं देखी, वो क्या निगरानी चौकियां ये देखने के लिए कि आपका क्राइम किस प्रकार का, तो सुनने पर नजर रखने के लिए। पहले तो क्या था कि बड़े बड़े आपकी चौकियां बनाई जाती थी ऊंची, उस पे जो सैनिक थे वो थे चारों तरफ देखते रहते भी। वो क्या है? आपकी चौकियां हैं। उसी प्रकार ये आपकी समुद्र में चौकियों का काम करते हैं द्वीप समूह भी। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप समूह ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे ऐतिहासिक रूप मतलब इतिहास के तौर पर भी यहाँ पर एक खास चीज है, और वो खास चीज कौन सी है? हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को यहाँ पर सबसे कठोर परिस्थितियों में सेलुलर जेल नामक कारावास में रखा गया था। तो आपने नाम सुना होगा कभी, प्राचीन आपने देखे होंगे स्वतंत्रता के आंदोलन के जो सीरियल है, तो उसमें नाम दिया जाता था काला पानी। काला पानी, यही काला पानी था। यहाँ पे एक जेल बनी हुई थी अंडमान निकोबार पर जिसका नाम था सेलुलर जेल, ठीक है। और इसमें क्या था, आदमी, इतनी छोटी सी कोठरी होती थी कि आदमी उसमें ठीक से लेट भी नहीं पाता और ठीक से बैठ भी नहीं पाता। इस प्रकार से वो सर्कुलर उसकी क्या होती थी? सेल होती थी। मतलब बहुत ज्यादा कठोर परिस्थितियों में यहाँ पर भारतीय जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको रखा गया था। इसे उनके महान बलिदानों को याद दिलाने के लिए आज भी संरक्षित रखा गया, मतलब सुरक्षित रखा गया है, उसको नुकसान नहीं पहुंचने दिया है, क्योंकि वो हमारे महान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी निशानी है भी। उन्होंने अपने जीवन का कठिन समय यहाँ पे बिताया है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं? उसको हमेशा याद रखें। जब भी हम कभी उसको देखेंगे तो हमारे मन में देश भावना ऐसे ही उमड़ती रहेगी। मतलब कि जब भी आप नाम सुनते हैं ना इस ऐसी चीजों का, तो आपके अंदर देशभक्ति जाग जानी चाहिए भी। हो सकता है कि कई बच्चों के, कई अध्यापकों के अब भी गूज़बम्प आ रहे, मतलब कि आपके रोंगटे कि देखो कितनी शानदार जगह है, ठीक है। थे आपकी क्या मुश्किल परिस्थिति गुजारी थी, ये हम मानते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहेंगे कि कैसी जल कभी भी भारत में हो, ठीक है, जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों को कठोर समय बिताना पड़ो। लेकिन अब वो बातें बीत चुकी, अब ये हमारा इतिहास है, इसलिए हम इसको संजो कर रखते हैं। यह बलिदान हमारे पूर्वजों ने हमको
आजाद करवाने के लिए दिए थे। हम इसके बारे में उच्च कक्षाओं में और ज्यादा चर्चा करेंगे कि कक्षा 8 में आप इस बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, एक आपका यहाँ पे बैरन द्वीप याद करना है अभी। ज्वालामुखी आपको बताया था ना कि आपका मैग्मा लावा बाहर आ जाता है तो आपका वो ज्वालामुखी निकलता है। तो एक आपका क्या है कि स्क्रिय ज्वालामुखी, एक तो आपका होता है निष्क्रिय, जो मतलब अब उसमें से कभी भी मैग्मा बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन एक होता है आपका सक्रिय और वो है आपका बैरन द्वीप पर भी। आप नाम याद रखना, बैरन द्वीप भी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कभी कभी सक्रिय होता है, आकाश में धुआं और लावा फैल जाता है। तो ये आपके थे द्वीप समूह वगैरह। ठीक है, हो गए। अब हमें हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ना है पश्चिम बंगाल और सुंदरवन में डेल्टा में। जब हम द्वीपों से भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं तो हमें रास्ते में सुंदरवन दिखाई पड़ते हैं भी। ठीक है, अब देखना ध्यान से कि अब आप देखना कि आप कहेंगे वास्तव में आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा है और समझा, तो हमें काफी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो आप याद है आपको पुराने जो पार्ट हमने किए होंगे, तो ये हमने हिमालय से स्टार्ट किया था। हिमालय मरुस्थल भी पढ़ चुके हम, ये मैदान भी पढ़ चुके हम, ये पठार भी पढ़ चुके, पश्चिमी मैदान भी, सॉरी पश्चिमी तट भी, पूर्वी तट भी, सॉरी पूर्वी घाट बोलूंगा मैं, पश्चिमी घाट भी, पूर्वी घाट भी, और ये तटीय रेखा ये भी हम पढ़ चुके। अब हमें यहाँ से आपके द्वीप समूह वगैरह है ना, यहाँ से हमें जाना वापिस, क्योंकि ये हिस्सा हमने अभी छोड़ रखा, भारत के इस हिस्से में नहीं गए। यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ के आगे, थार मरुस्थल वगैरह हमने यहाँ से अब जाना यहाँ पे भी। तो इसने कहा जब हम द्वीपों से वापस हिमालय के पूर्वी भाग की और बंगाल की खाड़ी से यात्रा करते हैं, मतलब यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना, यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आपका बांग्लादेश आएगा, आपका पश्चिम बंगाल आएगा। तो रास्ते में सुंदरवन दिखाई पड़ते हैं। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के डेल्टा में स्थित है भी सुंदरवन भी। ठीक है, कहाँ स्थित है ये आपके गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, उनके डेल्टा में ये स्थित है। डेल्टा आपको बता दिया था अच्छी तरह से कि क्या होता है। फिर बता देता हूँ कि जैसे एक नदी बिल्कुल फास्ट आ रही है, जब वो समुद्र के नजदीक आती है ना, तो वो इस प्रकार से क्या है, छोटी छोटी वितरिकाएं बोलते हैं, छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है, जो अपने साथ मटेरियल वगैरह बहा के लाई है वो वहां पे जमा कर देती है, मतलब एक दलदल टाइप का होता है। ठीक है, उससे वो क्या होता है, आपका डेल्टा होता है। इस डेल्टा में नदी, सागर और भूमि का अद्वितीय सम्मिश्रण होता है। मतलब इसी डेल्टा में आपकी नदी भी हो गई, सागर भी हो गया और आपका भूमि भी आपकी हो गई। ठीक है, अद्वितीय सम्मिश्रण होता है। इसका लगभग आधा भाग भारत में और शेष भाग बांग्लादेश में है। यह एक यूनेस्को धरोहर स्थल है, याद रखना कि यूनेस्को की धरोहर स्थल है। सुंदरवन रॉयल बंगाल टाइगर सहित अनेक जीव प्रजातियों का आवास है। मानचित्र में इसको अंकित कीजिए भी। सेवन सिस्टर जलप्रपात मेघालय में है। ये आपका 7 सुकविनेसिस उत्सव, ये आपको याद रखने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ लेंगे ना, एक बार आपने सुन लिया कानों से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, सेवन सिस्टर जलप्रपात मेघालय में है। 7 सुकविनेसिस उत्सव जो खासी लोगों द्वारा प्रकृति के आभार व्यक्त करने के रूप में मनाया जाता है। जो 7 सुकविनेसिस उत्सव है वो क्या, खासी जाति के जो लोग हैं, जनजाति के लोग वो मनाते हैं प्रकृति के प्रति आपका जो प्रकृति के प्रति उनका जो है ना, ये आभार व्यक्त करने के लिए भी। जीवित जड़ों से बना पुल है आपका नोगरियाट गांव के समीप चेरापूंजी मेघालय भी। ये आपका ये दे रखा उत्सव, इस प्रकार का उत्सव ये आपका जड़ों के द्वारा बनाया है। मानचित्र को देखिए, अब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। आज ही मानचित्र में आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ से आपको, यहाँ द्वीप समूह थे ना, तो यहाँ से आपका क्या था, वो सुंदरवन डेल्टा था। अब हम आ गए यहाँ पे भी पूर्वोत्तर भी, जो हमारी यात्रा का अंतिम गंतव्य, क्योंकि हम पूरा भारत घुमाए, पूरा भारत घूम लिया आपने। क्या आप मानचित्र पर दिखाई गई गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों को देख सकते हैं। मेघालय पठार की ये पहाड़ियां अपनी हरियाली और भारी वर्षा, तो ये देखिए आपका यहाँ पे जो इस हिस्से में ना, यहाँ पे जो आपका बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के ऊपर क्या जस्ट मेघालय है। क्या है, मेघालय। मेघालय में ये आपकी पहाड़ियां गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय में ये अपनी हरियाली, भारी वर्षा और लुभावने जलप्रपातों के लिए जानी जाती है। यह विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। इसमें इसे जंगल, अद्वितीय वन्यजीव उपजाऊ भूमि से समृद्ध बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ की वनस्पति बहुत ज्यादा हरी भरी होती है, पेड़ पौधे वन्यजीव इसमें बहुत ज्यादा समृद्ध
होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें से वर्षा क्यों ज्यादा होती है यहाँ पे भी? मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो इन पहाड़ियों की बनावट है ना, वो इस प्रकार की है आपकी एक लोटे के आकार की, ठीक है। जब आपकी मानसून आती है ना इस प्रकार से, तो इन वो पहाड़ियों के बीच में घुस जाती है, उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। और वो जब ऊपर उठती तो ऊपर उठते क्या है कि वो जो आपकी मानसूनी बारिश थी जिसमें आपकी बहुत ज्यादा क्या थी, नमी थी, वो ऊपर उठते ठंडी होती है, तो यहाँ पे भारी मात्रा में बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है अभी, ठीक है। आगे की जब आप सीनियर क्लासेज में जाओगे ना, तब हम इसको डिटेल में बारिश का जो चैप्टर है वो ही डिस्कस करेंगे भी। इसे अनदेखा न करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित माओलिंगोंग गांव एशिया के सबसे स्वस्थ गांव के रूप में प्रसिद्ध है। याद रखना भी इसको, एशिया का सबसे स्वस्थ गांव माओलिंगोंग भी, माओलिंगोंग नोंग, ठीक है। एशिया का सबसे स्वस्थ गांव में प्रसिद्ध है। यह रमणीय गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध, मतलब इनकी जो जीवन शैली जिस प्रकार से जीवन जीते हैं उसमें सभी चीजें इस प्रकार की यूज करते हैं कि उन चीजों से आपका किसी प्रकार का प्रदूषण न हो। बांस के कूड़ेदान, यह गांव अपने जीवित जड़ों से बने पुलों के लिए भी जाना जाता है, जो कई वर्षों के दौरान पेड़ों की जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं। मतलब पेड़ों की जड़ है ना जो बढ़ रही है, उससे क्या करते हैं, ये पुल वगैरह बनाते हैं। आप कहेंगे उसको खोद के नहीं बनाते जड़ों को, ठीक है। मान लेते हैं ये पेड़ है अभी, यहाँ आपका इनको पुल चाहिए, तो जब ये पेड़ छोटा था ना, तो इसकी जड़ का एक भाग ये निकाल लेंगे भी, उसको धीरे धीरे आकृति देते चलेंगे, और कई वर्षों में ये क्या दूसरी तरफ मिल जाएगा। एक इस प्रकार से कई पेड़ों की जड़ों ये बना के पुल बना देते हैं अभी। पूर्वोत्तर की जनजातियों के शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता जीव जड़ों का एक लिविंग रूट्स पुल है आपका, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। देखिए इस प्रकार से पुल बनाया गया है। अब मेरे हिसाब से आपका ये अध्याय कंप्लीट हो गया। आपको अध्याय कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लेलिस्ट से जाके आप सारे लाइन टू लाइन सारे अध्याय देख सकते हैं। और मुझे टाइम लगा तो मैं आपका वन शॉट भी आपकी प्लेलिस्ट जरूर बनाऊंगा। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी, मतलब वन शॉट वाली प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ। मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।